खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। पिछली कड़ी में आपने सुना राष्ट्र को अपना सब कुछ समर्पित करने के संकल्प को पूरा करने सुभाष चंद्र बोस ने अपनी शादी से इनकार कर दिया। मां प्रभावती और मां जैसी बासंती देवी की कोशिशें बेकार गईं। महापालिका में कार्यकारी अधिकारी बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस के राष्ट्रवादी कार्यों ने अंग्रेज अफसरों की नींद उड़ा दी। और अब सुनिए अगली कड़ी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बंगाल में बन रहे माहौल से अंग्रेज अफसरान परेशान थे। बंगाल के गवर्नर ने अफसरों को चेताया, हालत को सुधार लें, नहीं तो बंगाल में मार्शल लॉ सैनिक कानून की स्थिति बन जाएगी। कानून व्यवस्था के लिए बन रही राष्ट्रवादियों की चुनौती की चिंता ने अफसरों की नींद उड़ा दी थी। पुलिस कमिश्नर टैगार्ट ने बैठक में सारी समस्या की जड़ सुभाष चंद्र बोस को बताया। राजभवन में हुई बैठक में बंगाल गवर्नर लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रवाद को सख्ती से दबाने के लिए और क्रांतिकारियों को सबक सिखाने के लिए सख्त होने का फरमान सुनाया। बंगाल में उग्र राष्ट्रवादियों की बड़ी फौज तैयार हो गई है। Now we have to take serious action against these people. Otherwise, they could be dangerous. Sir, I think we just need to arrest Mr. Subhash Chandra Bose. Mr. Tegart, then file case against him. वो आपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा। उसने अनेक क्रांतिकारी के नाती रिश्तेदारों को नौकरियां दी। गोपीनाथ साहा को मेरी हत्या करने के निर्देश भी बोस ने ही दिए थे। इतना ही नहीं, जतिन दास, सत्यरंजन बासी तथा बोस के साथ ही गुप्त क्रांतिकारियों से संपर्क बनाए रखते हैं। बंगाल के कार्यकर्ताओं ने तो इंग्लिश ऑफिसर्स को अपना निशाना बना रखा ही। He is the one who is creating everything, right? Now, Mr. Bose, save yourself. अब तुम्हारी बारी है। Arrest him. गवर्नर की अफसरों के साथ बैठक स्वराज्य दल और सुभाष चंद्र बोस के बढ़ते प्रभावों से घिरी रही। मौजूदा कानून में कार्रवाई अपेक्षित न होने की स्थिति में विशेष अध्यादेश बनाने के लिए गवर्नर ने मुख्य सचिव को 2 दिन में कागज तैयार करने को कहा, जिससे वो शिमला जाकर वायसराय से मिल सकें। वहीं सुभाष चंद्र बोस की गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए देशबंधु और शरद चंद्र बोस पुलिस मुख्यालय पहुंचे और पुलिस आयुक्त टैगार्ट से मुलाकात की। सुना है आप विश्राम के लिए शिमला गए हुए थे। पहले आराम से बैठी तो। आपने किस कानून के तहत कलकत्ता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब हमारे सुभाष को गिरफ्तार किया है? ये बताने की मुझे अनुमति नहीं है। कमिश्नर साहब, आज तक मैंने दुनिया भर की वकालत की है। आज अपने बेटे के लिए वकील की हैसियत से आपके सामने हाजिर हूं। बताइए, आपने किस जुर्म में सुभाष को पकड़ा है? उन पर आरोप क्या है, ये आप बताएंगे या नहीं? मुझे पता नहीं। देखिए मिस्टर टैगार्ट, हम यहां आपकी पंचतंत्र की कथा सुनने के लिए नहीं आए। हम खुद को कानून का रखवाला मानते हैं। हम जो 2 लोग आपके सामने खड़े हैं वो वकील हैं। आपको एक जिम्मेदार अधिकारी की हैसियत से जवाब देना ही होगा। आपको बताना ही होगा मिस्टर टैगार्ट कि किस कानून के तहत आपने सुभाष को गिरफ्तार किया है।
रेगुलेशन एक्ट 1818। ऐसा है तो कानून के हिसाब से सुभाष को कोर्ट में पेश करना जरूरी है। 2 बैरिस्टरों के सामने पुलिस आयुक्त टैगार्ड की जान सांसत में पड़ गई। उनका सामना करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। जवाब देते हुए उसके स्वर धीमे हो गए। देखिए मिस्टर देशबंधु, जिस दिन सुभाष को बंदी बनाया गया उसी रात एक अध्यादेश जारी किया गया था। अध्यादेश? और वो भी इतनी हड़बड़ी में? वही प्रस्ताव लेकर गवर्नर लिटन स्वयं ही वाइसराय से मिलने शिमला गए थे। वहीं से थार से अध्यादेश जारी किया गया था। क्लियर? कुछ भी हो, पर आपको सुभाष को कोर्ट में पेश करना ही होगा। जी ना है, आप पहले जैसा ये आवश्यक नहीं रहा। लेकिन क्यों? यही प्रस्ताव लाने के लिए तो अध्यादेश के माध्यम से कानून में संशोधन किया गया है। सरकार आप किसी को भी किसी भी पल बंदी बना सकता है। कितने भी वर्षों तक उसको हिरासत में रख सकता है। कोर्ट में पेश करने की जरूरत ही नहीं है। मिस्टर दास, उसको बहुत बुरा लगता है। सुभाष चंद्र बोस का व्यवहार तो मैं एक बार समझ सकता हूँ, परंतु आप जैसे व्यक्ति से ऐसे व्यवहार की मुझको आशा नहीं थी। टैगार्ड साहब, आप जरा अपनी छाती पर हाथ रखकर बताइए कि आपके पास सुभाष को बंदी बनाने का नैतिक अधिकार है क्या? आप लोगों को लोकतंत्र की सभ्यता की शेखी बगाड़ने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, समझे आप? और आपसे बहुत जल्द अदालत में ही मुलाकात होगी। सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्र और अनिल बरन समेत स्वराज्य दल की पहली पंक्ति के 70 कार्यकर्ताओं को बंदी बनाने से शहर में तनाव फैला हुआ था। देशबंधु के कलकत्ता पालिका पहुंचने की खबर सर्वत्र फैल गई। शहर के सभी वार्डों के नगर सेवक पालिका पहुंचने लगे। पालिका भवन रोमन साम्राज्य के काल की किसी जनसभा मंच में तब्दील हो गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, सुभाष को कैद करना एक अन्यायपूर्ण, घृणास्पद कृत्य है। यह दमन चक्र के कुटिले दंड का निर्मम प्रहार है। किस लिए गिरफ्तार किया है? कोई आरोप नहीं, कोई प्रमाण भी नहीं, कोर्ट के सामने पेश करने की हिम्मत नहीं, बचाव का अवसर भी नहीं। ब्रिटिश सरकार यदि सुभाष को क्रांतिकारी मानती है तो मैं देशबंधु उससे बड़ा क्रांतिकारी हूं। वो अपराधी है तो मैं 10 गुना बड़ा अपराधी हूं। हिम्मत है तो लगाओ मेरे हाथों में हथकड़ी। चलो भाइयों, चलो जन आंदोलन छेड़ दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक सुभाष को नहीं छोड़ा जाता तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुभाष के वियोग से देशबंधु शोकाकुल हो उठे। उन्होंने गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर मुंजे और केलकर को तार भेजे। गांधी जी को भेजे गए तार में उन्होंने बापू से संघर्ष का आह्वान करने की मांग की। देशबंधु की व्यथा जानकी बाबू से रंच मात्र भी कम नहीं थी। उनकी नींद खो गई थी, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। एक दिन
बासंती देवी से वे बोले, बासंती, उस सुभाष से हमने इतना नहीं क्यों लगाया? मेरे अपने सगे पुत्र के लिए मेरा हृदय कभी कभी इतना द्रवित नहीं हुआ। यहाँ पड़े पड़े सदैव उसकी याद में खोए रहते हैं। अरे इससे तो अच्छा है जाकर उससे मुलाकात कराइए। बहरामपुर जैसी ऊबड़ खाबड़ जगह में बने बदबूदार कारागार और वहां की दम घोंटू हवा से देशबंधु परेशान हो गए। सुभाष को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, मैंने एक स्वप्न देखा है। स्वराज का क्या रे? नहीं, आप ही ने तो मुझसे कहा था ना कि बलिदान के रूप में मोल चुकाए बिना आजादी कैसे हासिल हो सकती है। लेकिन तूने सपना क्या देखा? बाबा, आप मुझसे रूठकर बहुत दूर चले जा रहे हैं। नहीं रे, ऐसा नहीं होगा। तू चिंता मत कर। जान भले ही चली जाए, परंतु तुझे अधिक दिनों तक बंदी गृह में नहीं रहने दूंगा। सुभाष, बुढ़ापे की छाया अब शरीर की देहरी को छूने लगी है। अब जाने किधर से रणभेदी की आवाज सुनाई पड़ने लगे। परंतु अपना शस्त्र मैं तेरे हाथों में देता हूं बेटा। चिंता मत कर, इस अंधकार का अंत होने वाला है। तेरी ही किरणों से होगी कल की सुबह। काले बादलों में सूरज का सुनहरा प्रकाश दिखने लगा है। अब थके हुए पक्षी को चल समाधि लेने के लिए विदा कर बेटा। बाबा, गवर्नर लॉर्ड लिटन और ब्रिटिश अफसरान किसी भी हालत में सुभाष को जेल में रखना चाह रहे थे। उनका मानना था कि सुभाष को बंगाल क्या, देश में कहीं भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। वो सुभाष को हमेशा के लिए सींखचों में रख ब्रिटिश सरकार को सुकून में रखना चाह रहे थे। सुभाष जैसे आदमी को कलकत्ता की ही नहीं, हिंदुस्तान की किसी भी सड़क पर खुला मत घूमने दो। सर लॉर्ड लिटन, सुभाष चंद्र बोस का हर दिन की डाक पर हमारा खड़ा नजर रहता है। अभी तक कोई आपत्तिजनक बात हाथ नहीं लगा है, परंतु शरद बोस और सीआर दास की जापान, जर्मनी और अन्य देशों के वकीलों के साथ अच्छे संबंध है। हो सकता है भारत के पीछे कुछ चल रहा हो। सुभाष जैसे नौजवानों का होना ही खतरा है। उसे बंदी गृह से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। कानून इजाजत नहीं दे तो कानून बदलो। जिस भी कोठरी में उसे रखा जाए वो दम घोटू होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? जेल में ही उसके उत्साह को खत्म कर दो। देशबंधु को भनक लगी कि बंगाल के विधानमंडल में कुछ तो पक रहा है। सुभाष और राष्ट्रवादियों को जेल में रखने के लिए बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट बनाया जा रहा है, जो विधानमंडल में रखा जाएगा। जिस दिन ये एक्ट विधानमंडल में चर्चा के लिए रखा जाने वाला था, उस दिन देशबंधु का शरीर बुखार से जल रहा था।
कई लोगों ने उन्हें विधानमंडल में जाने से रोकने का आग्रह किया। मेरी इतनी फिक्र क्यों है? मैं तो पका हुआ पत्ता हूं, जिनसे कल का इतिहास रचा जाना है। मेरे सुभाष जैसे असंख्य युवा कारावास में सड़ रहे हैं। मुझे व्यक्तियों की आजादी पर आघात करने वाले इस कानून की असेंबली की धज्जियां उड़ानी है। कठोर एक्ट विधानमंडल में रखा गया, जो बहुमत के आधार पर नामंजूर हो गया, और इसके बाद दास बाबू के मन को शांति मिली। लेकिन अगले दिन के अखबार कुछ और ही बोल रहे थे। गवर्नर लॉर्ड लिटन ने विशेषाधिकार से उस काले कानून का अनुमोदन कर दिया था। एक दिन चितरंजन सदन के मुख्य द्वार पर देशबंधु जी अपनी धर्मपत्नी बासंती देवी के साथ बैरागी की तरह खड़े थे। उन्होंने अपनी हवेली 3 लाख में बेच दी थी चितरंजन न्यास बनाने के लिए, और स्वयं सड़क पर आ गए थे। देश बाबू, अब आप कहां रहेंगे? बैरागी को घर की क्या जरूरत? कांग्रेस मेरे लिए गंगा किनारे एक झोपड़ी बनवा दे, बस। और क्या चाहिए मुझे? 4 दिन बाद ही देशबंधु फरीदपुर के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने चले गए, जहां देशबंधु ने बंगाल अध्यादेश कानून की जमकर खिलाफत की। शिविर में गांधी जी और देशबंधु जी के बीच खुलकर चर्चा हुई। चितरंजन बाबू, बंगाल में आपने युवा कार्यकर्ताओं की ऐसी ताकतवर कतार खड़ी कर दी है कि बंगाल की राजनीति में आने वाले 50 सालों तक तो कार्यकर्ताओं की कमी होने वाली नहीं है। गांधी जी, आप अजात शत्रु हैं। और देशबंधु, आपकी उदारता के सामने तो राजा हरिश्चंद्र भी घुटने टेकते हैं। बंगाल के क्रांतिकारी, वो आपका सुभाष, और स्वयं आप भी। आप बंगाली लोग इतने भावना प्रधान, इतने भावुक क्यों होते हैं? इसलिए कि हमारे व्यवहार में सौराष्ट्र की मिट्टी की तरह हिसाब किताब की प्रवृत्ति नहीं होती। फरीदपुर से लौटने के उपरांत देशबंधु का मन कलकत्ता में नहीं लगा। उन्होंने हवा बदलने के लिए दार्जिलिंग जाने का निश्चय किया। इस यात्रा की तैयारी करते समय ऐसा आभास उन्हें होने लगा था कि जैसे वो महाप्रयाण को तैयार हो रहे हों। सेवा के लिए न नौकर चाकर, न कोई विशेष सामान और न बिस्तर। वे सर्वथा दीनहीन स्थिति में ट्रेन से दार्जिलिंग पहुंचे। नृपेंद्र सरकार ने उनके रहने की व्यवस्था स्टेप असाइड बंगले में कर दी थी। देशबंधु जी के शरीर को वृद्धावस्था ने शिथिल कर दिया था, परंतु उनका हास्य और उनकी आंखों में कोमलता झलकती थी। बासंती, सच कहूं तो मुझे गांधी जी से मिलने की बहुत इच्छा है। फरीदपुर में हुई चर्चा से मेरा मन भरा नहीं। अभी भी उनसे बहुत सारी बातें करने का मन है। परंतु ऐसी बीमारी की स्थिति में यात्रा कैसे हो पाएगी? तुम ही उन्हें पत्र लिख दो, देखते हैं वे यही आ सके तो। देशबंधु ने गांधी जी को पत्र लिखा। पत्र मिलते ही बाबू बंगाल दौरा छोड़कर उनसे मिलने दार्जिलिंग आ गए और दोनों के बीच एक लंबी चर्चा हुई। देशबंधु, मुस्लिमों के प्रति आपका उदार नजरिया मुझे बहुत भाता है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने की प्रेरणा मुझे बंग भंग आंदोलन से मिली है। इन अंग्रेजों को एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती गांधी जी। कौन सी?
मुस्लिम उनसे कई शताब्दियों पूर्व इस देश में आए और यहां की माटी में रच बस गए। अब फिर से भेदभाव की झंझट में पड़कर उन्हें क्या करना है? परंतु मैंने तो नवभारत में विशेष लेख लिखकर सुभाष की पीठी ठोकी थी। इस समस्या का समाधान बहुत सावधानी और संयम से करना होगा। देखो, हिंदू मुस्लिम एकता के सवाल पर तो मैं अपना बलिदान करने के लिए भी तैयार हूं, परंतु मेरा खून बहने पर भी धर्म में अंधे लोगों को बुद्धि आएगी क्या? ये देश बुद्ध से लेकर अब तक कितने महात्माओं को निकल गया, परंतु बचा नहीं पाया। दोनों के बीच ऐसी ही चर्चा जमी हुई थी कि दोनों को इस बात का दुख था कि वो इससे अधिक समय तक एक साथ क्यों नहीं रहे। बोलते बोलते देशबंधु का स्वर भारी हो गया। गांधी जी, मेरे भीतर अब कुछ भी ठीक नहीं रह गया है। स्वास्थ्य साथ देता नहीं। अब मुझे शेष रह गई दो बातों का ही कष्ट है। एक है हिंदू मुस्लिम एकता, जो मेरी तरह आपको भी प्राण से अधिक प्रिय है, और दूसरा मेरा सुभाष। हाँ, मैं भी उसकी विलक्षण सामर्थ्य और देश के प्रति उसके अलौकिक प्रेम की सदैव प्रशंसा करता रहता हूं, परंतु आप जैसी परिपक्वता पाने के लिए अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना समझना होगा। नहीं गांधी जी, मेरी प्रशंसा करने में आप सुभाष को कम करके ना आंकें। यह भूल बिल्कुल मत कीजिए। बीते 6 सालों में मैंने उसकी तड़प, उसकी संगठन क्षमता, उसके प्रखर देशाभिमान को बहुत पास से देखा है। वो जगमगाता तेजस्वी हीरा है, इसलिए थोड़ा कठोर है, परंतु बहुत कुछ उन्मत्त और उतना ही व्याकुल है। उस पर बंधन डालने का अर्थ है झंझावात को कोठरी में बंद करना। मेरे बाद मेरे सुभाष को कृपया निराश्रित ना छोड़े गांधी जी। मेरे पीछे सुभाष का ध्यान रखने का वचन मुझे दीजिए आप। वचन के लिए आग्रह का अर्थ मुझे पराया समझना नहीं हुआ क्या? है? गांधी जी, एक बात मैं खास तौर से कहना चाहूंगा। बोलो। कल की पीढ़ी कदाचित ये पूछे मैंने देश के लिए क्या किया। अगर लोग माने कि मैंने इस मिट्टी के लिए कुछ नहीं किया तो खुशी से माने, परंतु ये कदापि भूलने मत दीजिएगा कि मैंने इस देश को सुभाष चंद्र बोस जैसा हीरा दिया है। गांधी जी आगे के दौरे के लिए दार्जिलिंग से चले गए, परंतु उनके जाते ही देशबंधु को उनकी सेहत ने फिर परेशान कर दिया। उनकी हालत अत्यंत नाजुक हो गई। कलकत्ते से निकला डॉक्टरों का दल दार्जिलिंग पहुंच पाता, उससे पहले ही देशबंधु इस दुनिया को अलविदा कह गए। ये समाचार सुनकर गांधी जी लौट आए। सिहालदह स्टेशन से घाट की ओर जा रही 2.5 मील लंबी शव यात्रा देखी। देशबंधु जी के अंतिम संस्कार में 5 लाख लोग शामिल हुए। नहीं आ सका था तो उनका शिष्य सुभाष। पश्चिमांचल में अस्त होता सूर्य विश्राम घाट पर देशबंधु के अंतिम संस्कार का साक्षी बना। शोक मग्न तो सारा देश है, परंतु आज बंगाल की अवस्था किसी युवा विधवा जैसी हो गई है। 6 साल पहले काल ने लोकमान्य तिलक को निगल लिया था।
लेकिन उस समय कम से कम हिंदू मुसलमान तो परस्पर गले मिलकर रहते थे। आज तो धर्मांध लोग बगल में छुरे छिपाकर एक दूसरे की छाती में खोप देने पर आमादा है। ठीक ऐसे ही समय पर दोनों धर्मों के बीच देश बंधु रूपी सेतु आज ढह गया। ऐसे महापुरुषों को हम एक एक करके खोते जाएंगे तो फिर देश को कौन संभालेगा? अब नहीं मिलेगी कहीं नयन, देश बंधु की व्यर्थ न आस करो। वे सचमुच ही चले गए, भूल श्रुति पर विश्वास करो। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।